हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आज फिजिक्सीफाई के इस एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से भी कनेक्टेड है, रिलेटेड है। कि हमारे घर में जो एसी होते हैं, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, आज हम इस छोटे से एपिसोड में ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर के या एसी के। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोसेस दोनों की सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है कंप्रेसर, ठीक है, फिर एक होता है कंडेंसर, एक होता है कैपिलरी ट्यूब और एक होता है इवापोरेटर। मैं अब इनके फंक्शन बताता हूँ। कंप्रेसर क्या करता है, जो कंप्रेसर होता है वो एक रेफ्रिजरेंट गैस होती है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिसकी वजह से सब कूलिंग होती है, जो पूरा सर्कुलेट करती है। तो कंप्रेसर क्या करता है, जैसे इसका नाम बताता है, कंप्रेस करता है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए जिस तरह हमारे शरीर में हार्ट होता है, हार्ट कैसे ब्लड को पूरे शरीर में फ्लो करवाता है, उसी तरह कंप्रेसर का मेन काम होता है। जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो पूरे सिस्टम के अंदर उसको फ्लो कराना उसका मेन पर्पज होता है। तो ये हार्ट है कंप्रेसर। अगर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर काम करना बंद कर गया तो रेफ्रिजरेटर भी काम करना बंद कर देगा, कूलिंग देना बंद कर देगा, क्योंकि यही मेन है जो रेफ्रिजरेंट गैस को जो है फ्लो करवाता है। तो कंप्रेसर का मेन काम होता है जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है उसको कंप्रेस करना, उसका प्रेशर बढ़ा देना, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और फिर वो जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो पहुंचती है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर जनरली बाहर की तरफ होता है रेफ्रिजरेटर में। कंडेंसर का जैसे नाम से ही पता चला, कंडेंस होता है। कंडेंस होने का मतलब होता है जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। तो ये कंडेंस हो जाती है, लिक्विफाइज द रेफ्रिजरेंट गैस, इसका ये मेन पर्पज होता है। कंडेंसर के बाद जैसे ही वो गैस से लिक्विड में बदलती है हमारी रेफ्रिजरेंट गैस, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू गैस कम होता है। तो जब उसका टेम्परेचर वो लिक्विफाई होगी, उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो वो फिर एक कैपिलरी ट्यूब होती है, एक नैरो ट्यूब, उसके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली कॉपर की होती है, उसके अंदर से फिर ये पास होती है। जो हमारा डिक्रीज टेम्परेचर जो लिक्विड है वो एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर से पास होती है, और उसके बाद वो जाके कैपिलरी ट्यूब जुड़ी होती है इवापोरेटर से। और ये जो इवापोरेटर है यही मेन जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, और मेन जो कूलिंग होती है वो यहाँ पर होती है। एक्चुअली आपने जूल थॉमसन इफेक्ट अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो ये समझना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब गैस गैस का प्रेशर यानी प्रेशर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, अगर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वॉल्यूम कम से एकदम ज़्यादा हो जाती है, यानी अगर गैस का एक्सपेंशन होता है तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। उसको थ्रोटलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं कि एकदम से गैस एक्सपेंड हो गई, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब थी वो बहुत पतली थी, तो गैस एकदम से कम वॉल्यूम में से एकदम ज़्यादा वॉल्यूम हो गई, एकदम से इवापोरेटर के अंदर जाके एक्सपेंड होगी। इसको आप कंट्रोल्ड एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, इसको आप कंट्रोल्ड एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, यानी आप ये बोल सकते हैं कि कूलिंग बाय एक्सपेंशन, कूलिंग बाय कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। कि जब गैस ये सारा तीनों टर्म एक ही बात है, जूल थॉमसन इफेक्ट, कि जब कैपिलरी ट्यूब में से रेफ्रिजरेंट गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पर फिर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और इवापोरेटर के जो कनेक्टेड होता है जहाँ पर जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या करेगी, जो फ्रीज के अंदर जितनी भी हीट है वो सारी की सारी हीट को वो ले लेगी, और उसके बाद वो फिर से इवापोरेट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगी, और इवापोरेट होके वो वापस यहाँ से फिर कंप्रेसर में आएगी।
फिर से कंप्रेसर में आएगी, कंप्रेसर फिर उसको कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर फिर उसको कैपिलरी ट्यूब में भेजेगा, कैपिलरी ट्यूब वापस से फिर वही प्रोसेस होगी, वो एक्सपैंड होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पर जितनी भी हीट होगी सारी हीट को लेके वो इवापोरेट हो जाएगी वापस से फिर वो कंप्रेसर में, और ये प्रोसेस चलती ही रहती है, चलती रहती है। और इस तरह से जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हीट है वो कम हो जाती है यहाँ पर, और हमारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर के अंदर कम टेम्परेचर पे रहती हैं, कूल्ड रहती हैं। तो ये था कि हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर वो कैसे काम करता है। सेम यही प्रोसेस एसी में होता है, कोई फ़र्क नहीं होता भाई। वहाँ पर भी एक रेफ्रिजरेंट गैस होती है, वहाँ पर भी कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक कैपिलरी ट्यूब होती है और इवापोरेटर होता है। सब कुछ सेम होता है, बस नाम अलग, प्रोसेस सेम है दोनों में। तो मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट जो हमारी गैस होती है वो सबसे पहले कंप्रेसर कंप्रेस करता है, कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है गैस का और प्रेशर भी बढ़ जाता है। फिर वो एक कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर का काम होता है उसको गैस को लिक्विफाई करना, उसको कंडेंस कर देना। तो वहाँ पर गैस जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स कम हो जाता है। फिर वो एक कैपिलरी ट्यूब में से क्रॉस होती है जो कि नैरो ट्यूब है, और फिर यहाँ पे जाके एक्सपैंड होती है। तो कूलिंग बाय एक्सपेंशन होता है, उसका टेम्परेचर फर्दर कम हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये इवापोरेटर जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर है, तो अंदर जितने भी जैसे ही वो कूल एयर अंदर जाती है तो सारे इन्वायरमेंट को वो ठंडा कर देती है, यानी अंदर की जितनी भी हीट है वो सारी की सारी हीट को ले लेती है और फिर वो इवापोरेट हो जाती है और वो वापस से कंप्रेसर में आ जाती है। और ये प्रोसेस फिर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर चीज़ों को ठंडा रखता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए या आपकी जो गैस लीक हो जाए तो फिर गैस ही नहीं होगी, तो कैसी कूलिंग होगी। कंप्रेसर अगर ख़राब हो जाए तो भी काम नहीं होगा। कंडेंसर कम करना बंद कर दे तो भाई लिक्विफाई कौन करेगा, जो रेफ्रिजरेंट गैस है, तो भी काम नहीं करेगा। कैपिलरी ट्यूब अगर ख़राब हो जाए, लीक हो जाए तो गैस भी लीक हो जाएगी। और अगर इवापोरेटर ख़राब हो जाएगा तो फिर वहाँ से गैस जो है इवापोरेट कैसे होगी। तो सारे की सारी चीज़ें काम करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग है कि हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर एसी कैसे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई फीडबैक है मेरी टीचिंग को लेके कि अगर मैं किसी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ या आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे फीडबैक देने की में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। मुझे फीडबैक बहुत अच्छी लगती है और क्रिटिकल फीडबैक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मेरी कमियां मुझे बता सकते हैं तो मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंसेप्ट है जो आपको पजल कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जिसको समझने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो हम उस कॉन्सेप्ट को आपके साथ एक नए एपिसोड में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, कोई सब्सक्राइबर बढ़ता है, आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। नया लेक्चर बनाने की मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो लेक्चर्स को, इन वीडियोस को, एपिसोड को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए एपिसोड में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।